इस प्रकार उन्होंने इसमें मुद्रा की मात्रा में साख मुद्रा का भी समावेश किया। तो जैसा कि हम आपको यहाँ पर ये परचेजिंग पावर मनी 1911 में उन्होंने लिखा कि P इजिकल टू MV प्लस M1V1/T। यहाँ पर M क्वांटिटी ऑफ मनी मुद्रा की मात्रा को बताती है, V वेलोसिटी ऑफ मनी चलन वेग को दर्शाती है, M1 साख मुद्रा की कुल मात्रा और V1 साख मुद्रा का चलन वेग, और T यहाँ पर कुल सौदों की संख्या यानी अर्थव्यवस्था में होने वाला व्यापार और अर्थव्यवस्था में खरीदे और क्रय और विक्रय होने वाले समस्त कुल एक्टिविटियों की संख्या से इसको सूचित किया जा सकता है। और P जो है सामान्य कीमत स्तर है। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सिद्धांत अपने मुख्य क्वांटिटी थ्योरी में ये समीकरण में ये बताया कि P इजिकल टू MV प्लस M1V1/T, अर्थात सामान्य कीमत स्तर MV और M1V1 और अर्थव्यवस्था में होने वाले सौदों की संख्या पर निर्भर करता है। चूँकि यहाँ पर T स्थिर है, V1 स्थिर है और M1 भी स्थिर है, इसलिए फिशर के अनुसार P इजिकल टू MV ही माना जाता है। यानी सामान्य कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की चलन वेग पर निर्भर करता है। M1 और V1 जो कि मुद्रा के एक समान अनुपात में ही सृजित किए जाते हैं। साख मुद्रा के एक समान अनुपात में सृजित की जाती है, इसलिए इसका यहाँ एक तरह से स्थिर मानी गई और T सौदों की संख्या को हम स्थिर मानते हैं। इस प्रकार P इजिकल टू MV ही माना जाता है, अर्थात सामान्य कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। मुद्रा की मात्रा जितनी बढ़ती है सामान्य कीमत स्तर उतना बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य उतना ही घट जाता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा घटती है तो सामान्य कीमत स्तर घटता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अर्थात सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध है। यही फिशर के क्वांटिटी थ्योरी का सार है। अब आगे हम इसको थोड़ा सा समीकरण की व्याख्या करने के बाद हम इस समीकरण को इस चित्र द्वारा भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे। उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ इस रेखा चित्र में यह स्पष्ट तरीके से इसका किया गया है, उसका विश्लेषण किया गया है कि इस रेखा चित्र में सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया गया है। OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा और OP अक्ष पर सामान्य कीमत स्तर को लिया गया है। यदि मुद्रा की मात्रा OM1 है तो सामान्य कीमत स्तर OP1 है। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर OM2 कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर भी OP2 बढ़कर OP2 हो जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे सामान्य कीमत स्तर बढ़ता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा। यदि मुद्रा की मात्रा घटेगी तो सामान्य कीमत स्तर कम होगा। यदि मुद्रा की मात्रा OM3 कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर घटकर OP3 हो जाएगा। और इन सब को मिलाने पर एक ये सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि इन दोनों के संबंध को स्पष्ट करती है, जो कि सामान्य अनुपातिक संबंध को स्पष्ट करती है। इस प्रकार मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में
यह बताया गया कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में एक प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है। अब हम देखेंगे इसकी मान्यताएं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं। उन्होंने माना कि P एक निष्क्रिय घटक है, अर्थात यहाँ P को एक निष्क्रिय घटक में अन्य घटकों से निर्धारित होता है, लेकिन स्वयं किसी को निर्धारित नहीं करता, इसलिए P को एक निष्क्रिय घटक माना गया। दूसरा, M तथा M1 का एक निश्चित अनुपात है। मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा में एक निश्चित अनुपात होता है, इसलिए ये एक निश्चित प्रपोर्शन में बढ़ती हैं, इसलिए M1 को हम स्थिर भी मान सकते हैं। तीसरी मान्यता है कि V तथा V1 भी स्थिर है। चूँकि M और M1 में एक आनुपातिक संबंध है, इसलिए V और V1 को भी यहाँ स्थिर माना गया है। और चौथा, व्यापार की मात्रा और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित न होकर स्थिर रहती है, इसलिए T को भी स्थिर माना गया है। तो ये मान्यताएं उन्होंने जो मानी, P एक निष्क्रिय घटक है, M और M1 में एक निश्चित अनुपात है, V और V1 भी स्थिर है और T भी स्थिर है। तो इन मान्यताओं के साथ में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि P = mv हमारे सामने क्लियर होता है। अर्थात सामान्य मुद्रा की मात्रा जो है यदि बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में आनुपातिक संबंध है। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा और मुद्रा की मात्रा घटेगी तो सामान्य कीमत स्तर घटेगा। इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य घटेगा और मुद्रा की मात्रा घटेगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। यही मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का विश्लेषण।